वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका अपना सर फैसल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माई उर्दू। तो आज हमें जिस टॉपिक पे या जो हमें उन्वान मिला है, जिस पे आज हम बात करेंगे, वो है हमारा शेरी इस्लाहात। शेरी इस्लाहात असल में होती क्या है, बेसिकली इनका मकसद क्या होता है। कुछ अशार होते हैं, वो नज़म के भी हो सकते हैं, गज़ल के भी हो सकते हैं, कोई भी अशार की सूरत में हमें पेश किया जा सकता है, गज़ल, कसीदा और ये सारी चीज़ें। इनको हम मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करते हैं। इस्तेमाल, ऐसी इस्लाहात जो अशार में इस्तेमाल की जाए, शेरी इस्लाहात कहलाती हैं। इसमें हमने बात की है शेर के हवाले से, यानी जो अशार में पेश की जाएगी उन्हें हम शेरी इस्लाहात कहते हैं। जो मजमून की सूरत में होती हैं, जो नसर की सूरत में होती हैं, उन्हें हम अदबी इस्लाहात कहते हैं। तो आज हम शेरी इस्लाहात पे बात करते हैं, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल बता दिया है। ऐसी इस्लाहात जो अशार में इस्तेमाल की जाए, शेरी इस्लाहात कहलाती हैं। इसके बाद हम लफ्ज़ की बात करते हैं, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या बाकी अदबी इस्लाहात है तो वो किस ज़ुबान की हैं। लफ्ज़, तमाम इस्लाहात अरबी ज़ुबान की है, यानी चाहे वो शेरी हो, अदबी हो, मतला हो, मक्ता हो, काफिया हो, ये सारी की सारी एक ही ज़ुबान के लफ्ज़ की होती हैं और वो ज़ुबान अरबी है। आगे आ जाता है मतला। मतला के लुग़वी मानी, जिसे हम डिक्शनरी मुराद लेते हैं, लुग़त मुराद लेते हैं, उसके असल में मायनी क्या है? उसका मतलब होता है तुलू होने की जगह, निकलने की जगह। और ये मुराद लिया जाता है जिस तरीके से सूरज मशरिक से निकलता है, चांद के नमूदार होने का हमें पता लगता है। तो ये असल में बात होती है कि किसी चीज़ के इब्तदा का हमें इशारा किया जा रहा है। तो इसका अगर हम लुग़वी मतलब देखेंगे तो लुग़वी मतलब होगा, लुग़वी मायनी होगा तुलू होने की जगह, चांद और सूरज के निकलने की जगह। आगे इस्लाही मतलब, यानी इसके मफ़हूम के तौर पे हम इससे क्या मुराद लेते हैं, इसका क्या मतलब बनेगा, तो इसमें हम गौर से ज़रा देखिएगा बच्चे। इस्लाही मतलब किसी पाबंद नज़म, गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया और हम रदीफ हों। याद रखिएगा, हम काफिया और हम रदीफ। हम आपके ज़हन में ये सवाल होगा, हम काफिया किसे कहते हैं और रदीफ किसे कहते हैं। मैंने ये बात की है किसी पाबंद नज़म का भी हो सकता है। पाबंद नज़म वो होते हैं जो इन असूलों को मद्देनज़र रखते हैं। नज़म भी हो सकती है, गज़ल भी हो सकती है, कसीदा भी हो सकता है। इसके बाद का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया हम रदीफ हो। हम काफिया मैंने ये ग्रीन मार्कर से लिख दिया है। हम काफिया कहते हैं मिलते जुलते अल्फाज को, जिनकी बोलने में आवाज़ एक जैसी होती है, जिनके बोलने से, जैसे कि हम वो रखते होते थे ना, जैसे कि हम मजाक में किसी बच्चे का उल्टा नाम ले लेते होते थे, ठीक है। जैसे हनान किसी का नाम होता था, हम शान लिख देते होते थे, नान लिख देते होते थे। तो मतलब हम जो असल में उसके असल नाम की बजाय जो उल्टा नाम लेते होते थे ना, उसे हम काफिया कहते हैं। यानी बेसिकली ये लफ्ज़ है, मिलते जुलते अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। और रदीफ, रदीफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जैसे अल्फाज को, रदीफ एक जैसे अल्फाज को कहते हैं। यानी अगर हमने मतला को ज़हन में रखना है तो हमें इन असूलों को ज़हन में रखना होगा। पहली शर्त यह है कि वो पहला शेर हो, उसके बाद उसमें काफिया भी मौजूद होना चाहिए और रदीफ भी मौजूद होना चाहिए। याद रखिएगा, काफिया का जो लफ्ज़ है वो बतौर मुज़क्कर है और हमेशा, और जो रदीफ है वो हमेशा के तौर पे, यानी परमानेंटली हमेशा के लिए रदीफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब अगर पहले शेर में काफिया और रदीफ, अब मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया, यानी आपने इन असूलों को ज़हन में रख देना है। ये इसके असूल है, असूल तो ऊपर मैंने बता दिया है। अब हमने किन चीज़ों की पाबंदी करनी है उस पर हम गौर करते हैं। अगर पहले शेर में काफिया और रदीफ मौजूद ना हो, अगर पहला शेर है उसमें काफिया और रदीफ मौजूद नहीं है, तो वो क्या होगा? अगर उसमें काफिया और रदीफ मौजूद नहीं है, वो पहला शेर ज़रूर होगा क्योंकि वो गज़ल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो मतला नहीं होगा, मतला नहीं कहलाएगा। उसकी शर्त ये है कि हमने उसका पहला शेर होना चाहिए, उसमें काफिया भी मौजूद होना चाहिए और रदीफ भी मौजूद होना चाहिए। क्योंकि
बाकी अशार जो होते हैं वो भी उसी रदीफ और काफिये के मरहून मन्नत होते हैं। अब गजल में एक से ज्यादा मतले मुमकिन है। हमने अगर उसूल को देखते हैं, काफिया या रदीफ पहले शेर में होता है, दूसरे में भी काफिया रदीफ अगर पाया जाता है तो क्या वो मतला होगा? 100% होगा। अगर उसूल को देखते हैं, अगर हमने बात है पहला शेर में याद रखिएगा 2 मिसरे होते हैं, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा। जब दोनों मिलेंगे देन वो शेर कहलाएगा। और शेर में पहला शेर होगा तो उसमें काफिया और रदीफ दोनों मौजूद होने चाहिए, देन वो मतला कहलाएगा। गजल में एक से ज्यादा मतले मुमकिन है। ग्रामर में, ग्रामर की रूह से होता है ना, ग्रामेटिकली इसको क्या कहते हैं, तो ग्रामर की रूह से ये ज़र्फ़े मकां होगा। आपको भी पता है लोकेशन को जाहिर करता है, मकां लोकेशन को जाहिर करते हैं। अब हम एक मिसाल को देख लेते हैं मतला को ज़हन में रखते हुए। होता क्या है, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ये बेसिकली मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे ये शेर बताया है। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब ये मीर तकी मीर का शेर है और ये इनकी गज़ल का पहला शेर है। अब हम कुछ असूलों को जो मैंने अभी आपको बताया था उसकी रूह से देखेंगे कि क्या ये मतला कहलाने का हकदार है। अब हम गौर करते हैं, गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया हो। मैंने अभी क्या बोला था, हम काफिया। हम काफिया का मतलब होता है मिलते जुलते। अब ये देखिए, ये सदा का लफ्ज़, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सदा पे ज़रा गौर करें। पहले शेर में सदा का लफ्ज़ आ गया। अब हम दूसरे पे देखते हैं, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यहाँ पे सदा है और यहाँ पे दुआ है। अब ये सदा और दुआ ये बेसिकली आपके हैं काफिया, और ये गज़ल का चूँकि पहला शेर है इसलिए ये मतला कहलाएगा। इसमें हमने देख लिया है, इसमें काफिया मौजूद है और ये कर चले मैंने अभी आपको बताया था कि एक जैसे अल्फाज को कहते हैं। इसको अब हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इन दोनों को। ये दोनों को हमने अंडरलाइन इसलिए कर दिया है और अभी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने अभी उन उसूलों को ज़हन में रखा है। और ये अब आपके क्या कहलाएंगे, रदीफ, और इसको हम कहेंगे काफिया। याद रखिएगा ये दोनों साथ साथ आते हैं। इन काफिया और रदीफ के दरमियान कोई भी लफ्ज़ नहीं आता है। और अगर हम काफिया की बात करें तो काफिया हमेशा अकेला वर्ड आता है, एक लफ्ज़ होता है, जबकि रदीफ एक भी तादाद, रदीफ की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। आप आसान से लफ्ज़ों में ये समझ लिए, वो एक लफ्ज़ भी हो सकता है, वो 2 लफ्ज़ भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आधा मिसरा भी हो सकता है। तो आज हम ने ये समझा कि मतला कहते किसे हैं, इसका मकसद क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्या गज़ल में एक से ज़्यादा मतलब मुमकिन है? जी हाँ, बेसिकली हो सकता है। अगर हम यहाँ पे, आपने यहाँ तक तो समझ लिया, तो अभी हम कुछ असूल को यहाँ पे ज़हन में एक साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम काफिया प्लस रदीफ इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप कर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये ज़रा गौर कीजिएगा, काफिया प्लस रदीफ, काफिया प्लस रदीफ, ये अब आपका एक शेर बन गया है। तो इन दोनों मिसरों में अगर काफिया रदीफ पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, मतला। अगर दूसरे शेर में भी फर्ज किया आ जाता है आपका काफिया प्लस रदीफ, ठीक है, काफिया प्लस रदीफ, तो हमने तो उन्हीं शर्तों का ध्यान में रखना था कि सर ने तो ये कहा था कि मतला होना चाहिए और दोनों मिसरों में काफिया रदीफ मौजूद होना चाहिए, देन वो आपका मतला कहलाएगा। तो अभी यहाँ पे हम गौर करते हैं, तो दोनों मिसरों में फिर से काफिया रदीफ आ रहा है। अगर दोनों मिसरों में फिर से काफिया रदीफ आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी मतला कहलाएगा, ठीक है। मतला अगर कहलाता है तो उसमें हमने कुछ उसूलों को, जो मैंने आपको पहले बताया था कि काफिया रदीफ मौजूद होना चाहिए। अगर एक और साथ मिसाल लिख देता हूँ, काफिया प्लस रदीफ, काफिया और प्लस रदीफ, ठीक है। ये अब मैंने 2-3 और लिख दिए हैं।
काफिया प्लस रदीफ, ये दो दो मैंने इशार के तौर पे लिखे। अब ये आपका मतलाए अव्वल कहलाएगा और ये वाला मतलाए सानी। यानी अगर एक से ज्यादा मतले आते हैं तो हम मतलों को डिवाइड कर देते हैं, मतलों की तकसीम कर देते हैं। अब आपने ये याद रख लेना 1 2 3 और ये 4 इशार लिख दिए हैं, ठीक है। गजल में चूंकि एक से ज्यादा भी मतले आ सकते हैं। अब अगर यहाँ पर चौथे शेर के पहले मिसरे में अगर काफिया रदीफ नहीं आता है तो हम ये याद रखिएगा कि इसके जो ऊपर वाला शेर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले शेर के भी दोनों मिसरों में काफिया रदीफ मौजूद है, दूसरे शेर के भी दोनों मिसरों में काफिया रदीफ मौजूद है, तीसरे में भी है जबकि चौथे में नहीं है। तो हमारा जो तीसरा शेर होगा जिसके दोनों मिसरों में काफिया रदीफ मौजूद है, ये आपका क्या कहलाएगा? उसने मतला कहलाएगा। इन चीजों को हम जहन में रखेंगे क्योंकि उसने मतला भी गजल में ही आता है, इसलिए तमाम मतलों के बाद वाला जो शेर होता है उसे हम हुस्ने मतला कहते हैं। तो आज हमने जिस टॉपिक पे बात की है वो है मतला। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और क्यूट से बच्चों के साथ लेक्चर को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी जो है मुस्तकबिल रोशन हो सके और इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।